जैसे कि हम सबको पता है कि अब ITR 1 अवेलेबल हो चुका है पोर्टल पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो हम उसे अब फाइल कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कैसे ITR 1 फाइल करेंगे। पूरा वीडियो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन फिर भी मुझे आपको क्योंकि सारी चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन करनी है, थोड़ा टाइम निकाल के आप इसे जरूर देखिए और समझिए कि कैसे ITR 1 फाइल होता है, और अपने आप घर बैठे ITR 1 फाइल कीजिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ITR 1 फाइलिंग की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे incometax.gov.in पे आके लॉग इन करना है। अगर आपने ऑलरेडी आप फर्स्ट टाइम अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या पहले से आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद लॉग इन कर लीजिए। ओके, अब लॉग इन के बाद आपको सबसे पहले दो चीजें डाउनलोड करनी है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। कभी भी याद रखना, ITR 1 फाइल करने से पहले आपके पास दो चीजें डाउनलोड होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है आपके पास ई फाइल में अगर आप जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, तो सबसे पहले आपको 26AS फॉर्म डाउनलोड करना है, तो उस पर क्लिक कर लीजिए और फिर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। आपको दूसरी साइड पे लेके जाएगा ट्रेसिस पे, और वहां से आप आपका 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है उसको टिक करके प्रोसीड कर दीजिए और फिर यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करके आपका असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए और व्यू एस HTML व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए और फिर एक्सपोर्ट एस PDF पे आपको क्लिक करना है। यहां से आपका 26AS डाउनलोड हो जाएगा। अब सेकेंड चीज आपको जो डाउनलोड करनी है वो है AIS व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब उस पर क्लिक कर लीजिए, प्रोसीड कीजिए। ये भी आपको दूसरे पोर्टल पे लेके जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं आपका AIS इंस्ट्रक्शंस, आप रीड करके इसको स्किप कर सकते हैं। हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे AIS पे। आप देख सकते हैं TIS है और AIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है। ये आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। पूरा स्टेटमेंट इन डिटेल रहेगा जहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ करेक्शन आपको चाहिए इसमें, तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं आपकी करेक्शंस की रिक्वायरमेंट। ओके, अगर कुछ डिटेल्स गलत दिया है और आपको चेंज करना है तो आप वहां से अपलोड कर सकते हैं। चलिए, मैंने उस पर क्लिक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इतने यहाँ पे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी दी हुई है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख लेते हैं कितने टैब्स हैं यहाँ पे, जिसमें आपको सबसे पहले TDS और TCS की इंफॉर्मेशन, अगर आपका TDS हुआ है या TCS हुआ है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है इस टैब में। फिर SFT इंफॉर्मेशन, आपके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपने कुछ टैक्सेस पे किए हैं तो वो डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। अगर डिमांड या रिफंड कुछ है पेंडिंग आपका तो वो भी यहाँ पे दिख जाता है। और अदर इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी डिटेल्स इसके अलावा आगे की 4 टैब में शो नहीं हो रही है, वो यहाँ पे शो हो सकती है। तो आपको ये AIS डाउनलोड करना जरूरी है। 26AS और AIS, 26AS में आपकी TDS और TCS की सारी डिटेल्स रिफ्लेक्ट होती है। आपका किसने TDS किया है, अगर सैलरीड पर्सन है आप इसलिए तो ITR 1 शायद फाइल कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी की जो TDS होगी वो उसमें सारी डिटेल दिखेगी। अदर देन सैलरी भी कुछ TDS हुआ है तो वो भी वहां पे शो होगा। TCS होगा, आपने TDS किया है अगर प्रॉपर्टी बाय करते वक्त तो उसका भी TDS आपकी 26AS में शो होगा। मतलब सारे टाइप के TDS TCS आपको उसमें शो हो जाते हैं। इसलिए 26AS हमें डाउनलोड करना है बिफोर फाइलिंग ITR 1 और AIS, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें AIS में मिलती है। तो हमें ये मेक श्योर करना है ITR 1 भरते वक्त कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए। इस 26AS और AIS हम साथ में लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है फॉर्म 16। जब ITR 1 फाइल करते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम है, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो वो आप लेके बैठ सकते हैं ITR 1 फाइल करने के लिए। अगर फॉर्म 16 नहीं भी है तो भी उसके अलग ऑप्शन है, लाइक अगर आपको सैलरी स्लिप मिल जाती है या फिर आपकी बैंक में जितनी सैलरी क्रेडिट हुई है पूरे साल की वो आप ऐड कर लीजिए। अगर आप कैश में सैलरी रिसीव करते हैं तो आपको जितने मंथ के लिए आपने सैलरी अर्न की है उसका टोटल ले लीजिए और वो इसमें आप भर सकते हैं। तो फॉर्म 16 होना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्म 16 अगर आपके पास है तो आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप उसमें दिया होगा। साथ में आपकी डिडक्शंस जो आपने क्लेम किए हैं, आपने अपनी ऑफिस में सबमिट किए हैं डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, उसकी डिटेल्स भी आपको उसमें मिल जाती है। अगर कुछ TDS हुआ है तो वो भी फॉर्म 16 में होता है, तो वो भी हमें फॉर्म 16 से मिल जाता है। इसलिए अगर फॉर्म 16 है तो आप उसको लेके बैठे फॉर फाइलिंग द ITR 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं कैसे फाइल करेंगे ITR 1।
उसके लिए हम ई फाइल पे अगर कर्सर लेके जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25 करंट ईयर हमें फाइल करना है, क्लिक इट। ओके, सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नॉर्मली हम ITR 1 ऑनलाइन फाइल करना ही प्रेफर करते हैं, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ओके, ऑफलाइन भी इसका ऑप्शन है, आप एक्सेल यूटिलिटी यूज करके जेसन क्रिएट करके ऑफलाइन इसको फाइल कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो आपने उसमें से अगर जेसन फाइल बना लिया है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइन, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपने कुछ डिटेल्स ऑलरेडी भर दी है और फिर आपने बीच में से फाइलिंग बंद कर दिया और बाद में जब कुछ दिनों के बाद वापस आप फाइलिंग के लिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सेव्ड ड्राफ्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे आई एम क्लिकिंग स्टार्ट न्यू फाइलिंग। हमारा स्टेटस हमें सिलेक्ट करना है। हम अभी फिलहाल इंडिविजुअल के लिए ITR 1 फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ पे ITR फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। हमारा ITR 1 है, ITR 2 और 4 भी पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है फॉर ऑनलाइन फाइलिंग। नीचे हमें थोड़ी सी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन ये ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो देख लेते हो, फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। आपकी इनकम अगर अप टू 50 lakhs है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है और एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आप इसमें शो करना चाहते हैं तो आप ये ITR 1 भर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आगे क्लिक कर सकते हैं, प्रोसीड ITR 1। अगर आप इनमें से कोई है तो ही ITR 1 फाइल कीजिए, अदरवाइज यहाँ से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ITR 1 फाइल करना है कि नहीं करना है। ओके, फिर ये ITR 1 की फिर से डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें 3 स्टेप्स रहेंगे। आपको वैलिडेट करना है आपका रिटर्न, आपको बाद में आपकी समरी कंफर्म करनी है और उसके बाद आपको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है रिटर्न। ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको पोर्टल से यहाँ से मिल सकती है। अगर फिर भी ऐसा भी कुछ है कि आपको यहाँ से कोई डिटेल्स नहीं मिले और आप डिटेल में इसको चेक करना नहीं चाहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या इस वीडियो की कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ FAQs भी दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप ये ITR 1 क्यों भरना चाहते हैं, क्या इनमें से कोई रीजन है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए आप ITR 1 भर रहे हैं। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि हमारे पास अब ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम दोनों है, तो हमें ये पहले सोचना है कि हम कौन से रिजिम में हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, हम कौन सा रिजिम सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम किया है सिलेक्ट, तो आपके लिए 2,50,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है अगर आप नॉर्मल पर्सन है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए 5 लाख तक एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको फ्लैट एग्जम्पशन है 3 लाख का, उसमें कोई ऐसे बाइफर्केशन नहीं किया है या कैटेगरी नहीं बनाई है कि नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सा रिजिम सिलेक्ट करने वाले, उसके बेसिस पे आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिसाइड होती है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, ये नॉर्मली सबका यही रीजन हो सकता है, इसलिए मैंने टिक कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आगे वाले रीजंस भी समझ लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। ड्यू टू फुलफिलिंग एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंडीशंस। ओके, अब वो कंडीशंस क्या है। सबसे पहला है कि आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के लिए 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर कर दिया है। क्या ये रीजन है आपका ITR 1 फाइल करने का, तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। या फिर क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आया था लास्ट ईयर में, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए क्या उसके लिए अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं। या फिर उसके अलावा कोई कंडीशंस है जो इस सेक्शन में बताई है, जैसे कि अगर आपका TDS मोर देन 25,000 हुआ है अगर आप नॉर्मल पर्सन है, या फिर अगर आपका TDS 50,000 से ज्यादा हुआ है अगर आप सीनियर सिटीजन है। ऐसे केस में भी आपको ITR फाइल करना होता है। तो अगर इनमें से कोई रीजन है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकता है अगर ITR 1 फाइल करने का, तो आप अदर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि बेसिक एग्जामिनेशन एक्सीड हुई है उसके लिए फाइल कर रहे हैं, तो लेट अस क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो मैसेज को ओके कर दीजिए और आगे फिर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये सारे टैब्स ओपन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है वैलिडेट रिटर्न। जैसे कि हमने स्टेप्स देखे थे, 3 स्टेप में आपको फाइल करना होता है और इसमें टोटल 5 टैब्स आपके सामने होंगे, मतलब 5
पेजेस आपके सामने होगी जो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर सेकंड है ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड है टोटल डिडक्शंस, फोर्थ है टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी फिफ्थ है। अब ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। ITR 1 अगर आप डिटेल में देख लेते हैं, आप अपने आप भी आपका ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको इस पेज पे ज्यादा डिटेल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मली ऑटो पॉपुलेट होती है, सारी डिटेल्स आपकी पोर्टल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके ITR 1 में। आपको ये डिटेल स्पेशली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको उसमें सिलेक्ट करनी होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटर्न समरी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये टैब ही आपका यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है फाइल करने के लिए, फिल करने के लिए। बाकी सारे टैब नहीं हो रहे हैं जब तक आप, क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल्स 1 बाय 1, सारे पेजेस 1 बाय 1 भरने होते हैं, इसलिए आप सबसे पहले ये पेज पे क्लिक करके उसे भर दीजिए। तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपका नाम, मिडिल नेम, पैन, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे ही शो हो जाता है और फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके अदर प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो आप अदर्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप कोई अदर इनकम के लिए ही ITR 1 फाइल कर रहे हैं, मतलब सैलरी इनकम नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली पेंशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं अदर। ओके फाइन। अब आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन से सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिलहाल आपके लिए सबसे पहला है 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ये अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो आप 139(1) सिलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अगर आप ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मतलब 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए होती है जो नॉन ऑडिट केसेस होते हैं, तो उनके लिए 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में अगर फाइल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का। बिलेटेड मतलब जुलाई के बाद आप बिफोर दिसंबर आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिफोर दिसंबर 2024। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे 139(4) का सेक्शन, जो मैंने अभी बात की बिलेटेड रिटर्न की, जो आपको जुलाई के बाद यहाँ पे दिखेगा और वो आप दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं ओनली अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ओके, ओल्ड में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। और फिर है रिवाइज। अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और दिसंबर तक अगर आपको पता चलता है कि आपको उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने हैं, करेक्शन करने हैं, तो आप सेक्शन 139(5) के अंडर ये रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका 119(2)(b) का सेक्शन, जिसमें अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की है और उसकी डेट्स जा चुकी है और अगर आपको लगता है कि आपको रिटर्न फाइल करना है, आप कमिश्नर को जाके मिलते हैं और वो आपका कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट करके आपको रिटर्न फाइलिंग अगर अलाउ करते हैं तो आप यहाँ पे वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करके। फिलहाल हमारे लिए बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, इसलिए 139(1) सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। अगर नोटिस के रिप्लाई में आप ITR 1 भर रहे हैं तो आपको कौन से सेक्शन में नोटिस रिसीव हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके कुछ फर्दर डिटेल्स साथ में देनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(b)(a)(c)(6) ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। क्या आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? जैसे कि हम सबको पता है कि बजट 2023 जब डिक्लेयर हुआ था तब न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट रिजिम कर दिया था। तो अब जब आप जो कोई भी ITR भरेंगे आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होगा और आपका टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजिम ही कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना होता है, मतलब कि आपको यहाँ पे येस या नो सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑप्ट आउट नहीं करना है तो आप मतलब न्यू टैक्स रिजिम ही लेना है तो आप नो ही रहने दीजिए, या अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम लेना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए येस। ओके, ये सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए है। बहुत सिंपल प्रोसेस बनाया है क्योंकि आप हर साल जब अपना ITR फाइल करते हैं तब स्विच कर सकते हैं ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड पे। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने के लिए एक सेपरेट फॉर्म फाइल करना होगा 10IEA, जो आपके लिए भरना जरूरी है अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है। और अगर आप बिजनेस पर्सन है, मतलब अदर देन सैलरीड पर्सन है, तो आप एक बार न्यू टैक्स रिजिम ऑप्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम का ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा, लाइफ में कभी नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे भी कि आप कौन सा रिजिम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज
द न्यू टैक्स रिजिम, ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजिम। तो आपको ऑप्ट आउट करना है क्या? यस, न्यू टैक्स रिजिम हमें ऑप्ट इन नहीं करना है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यस सिलेक्ट करना है ताकि हमारा ये सारा वर्किंग ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से हो। मैं आपको दोनों रिजिम में शो कर दूंगी, ओल्ड और न्यू, क्योंकि उसमें डिडक्शंस के कुछ डिफरेंसेस होते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में मैक्सिमम डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे डिडक्शंस एक्सप्लेन करते टाइम सारे डिडक्शंस आपको साथ में कंपेयर करके बता दूंगी। अब आपको आगे बढ़ना है। मैंने जैसे बताया कि आपको इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी होगी, ये ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। फिर आपकी डिटेल्स लिखेगी बैंक डिटेल्स। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हो वो वैलिडेटेड हो। ठीक है, ये वैलिडेट होना जरूरी है। अगर आपकी बैंक डिटेल्स आपको प्रॉपरली नहीं शो हो रही है, यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं दिख रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल में जाके बैंक डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं कि वैलिडेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहां से वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप कुछ नई बैंक भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड कर दीजिए। बैंक डिटेल एडेड होना बहुत जरूरी है, वैलिडेटेड होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रिफंड आपको मिलता है, राइट। तो करेक्ट बैंक डिटेल डालना और वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है टू रिसीव द रिफंड। ओके, सो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे अपने फिल करने के बाद क्लिक ऑन कंफर्म। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न समरी में आपके सामने ये फर्स्ट टैब है वो कंफर्म ग्रीन में दिख रहा है, राइट। मतलब ये डिटेल्स आपने भर दी है। अगर आप अभी भी उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट आपका टैब है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें आपकी सारी इनकम शो होगी, जो भी 3-4 हेड्स इसमें अलाउड है वो हम ऐड करेंगे डिटेल्स उसकी, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्लिक ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ, अब यहाँ पे आपको सैलरी की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले हमें ये डिटेल्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछेंगे। हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म को स्किप कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये डिटेल फिल करना चाहते हैं तो भी आप भर सकते हैं, जैसे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर ऑफ ट्रांसफर मेंटेनेंस और यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे अमाउंट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और आप अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी नहीं करना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू स्किप द क्वेश्चंस? सो यस पे क्लिक कर लीजिए। अब आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शंस यहाँ पे होंगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मिल जाएंगे, और आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका पर्टिकुलर एग्जेम्पशन या अलाउंस सिलेक्ट करके भरना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी से। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लीजिए और आपकी डिटेल्स यहाँ से भर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी अगर सैलरी इनकम है तो आप फॉर्म 16 से ये डिटेल भर सकते हैं, या बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको बताया था अगर फॉर्म 16 नहीं है तो चलिए हमारे पास क्योंकि फॉर्म 16 है, मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म 16 से हम यहाँ पे डिटेल्स कैसे भरेंगे। सबसे पहले अपना है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) और AIS। इसलिए मैंने AIS आपको डाउनलोड करवाया है क्योंकि AIS में आपकी सैलरी की इनकम अगर आपको मिल जाती है तो आप यहाँ से भी ये लिख सकते हैं, या फिर सेक्शन 17(1) की सैलरी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगी। नहीं है तो आप जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, कैश रिसीव, वो सारी ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो अब मेरे पास ये फॉर्म 16 जिसमें से हम ये डिटेल्स आइटियर 1 में भरेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि सैलरी की इनकम एज पर सेक्शन 17(1), 17(2) या 17(3) हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एज पर सेक्शन 17(1) है जो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, फिर सेक्शन 17(2) की हमारे पास कोई सैलरी नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन नोटिफाइड कंट्री इन 18 अंडर सेक्शन 89A। मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको ज्यादा तो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि अगर आप किसी और कंट्री में है और आप रिटायर हो चुके हैं और वहां से कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है जिसपे इंडिया में टैक्स नहीं लगता है और उसी कंट्री में टैक्स लग चुका है, राइट। तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होती है। फाइन। एग्जेम्प्ट अलाउंस। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, हमारे ये जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होते हैं वो नॉर्मली अंडर सेक्शन 10 होते हैं। आपके फॉर्म 16 में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा फॉर्म 16 देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 16 में देखिए अलाउंसेस टू द एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो ये सारे एग्जेम्पशन आपको नॉर्मली मिलते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ट्रैवल कंसेशन है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, फिर HRA है, लीव सैलरी इनकैशमेंट है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। नॉर्मली HRA सबको मिलता है, राइट। तो इसमें क्योंकि ये फॉर्म में कोई भी एग्जाम नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको एग्जाम्पल देना है और मुझे आपको सिखाना है कि कैसे ITR 1 में इसको फिल करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका HRA मतलब जो भी एग्जामिशन आपको एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करना है। मेरा HRA है, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। तो सेक्शन 13A का HRA में यहाँ पे क्लेम कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे एक मॉर्निंग मैसेज देगा कि आप डिडक्शन अंडर सेक्शन
1013A या तो फिर 80GG, दोनों में से कोई भी एक क्लेम कर पाओगे। अगर आप 1013A ले रहे हो तो 80GG आप क्लेम नहीं कर पाओगे। 80GG मतलब अगर आपने HRA क्लेम नहीं किया है, आपके एम्प्लॉयर ने इसका डिडक्शन नहीं दिया है और आप रेंटेड प्रीमाइस में रहते हो, तो आप जो रेंट पे करते हो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80GG, राइट। तो दोनों में से एक ही अलाउड होगा। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल 34,256, ओके फाइन। और अगर आपको और भी कोई एग्जामिशन चाहिए तो आप एड अनदर करके यहाँ पे एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही हम एड अनदर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपका अलाउंस जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट के लिए उसने कुछ दिए हुए है। या फिर आपको और एक चीज मुझे यहाँ पे बता दी, अगर आपके पास आपके अलाउंसेस की कोई बाइफर्केशन नहीं है, एम्प्लॉयर ने नहीं दी है, तो आपका वो अलाउंस नॉर्मली 1014 में ही जाता है। आप यहाँ से 1014 रीड कर सकते हैं। 1014 मैक्सिमम होता है और 1014 में भी कभी जा सकता है। तो दोनों में से आपको देखना है कि वो किस में फिट हो रहा है और अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी एग्जामिशन अगर दिया है तो आप एनी अदर सिलेक्ट कर लीजिए जो इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो अदर में सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल 5000। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देना होता है कि आपका ये कौन सा एग्जामिशन है, राइट। चलिए, अब ये अलाउंस जो थे हम लोग ने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये क्लिक हो चुके हैं। मैंने 2 का एग्जाम्पल लिया है। आप जितने आपके अलाउंसेस है जो आपके सैलरी ब्रैकेट में आपको बाइफर्केशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे नेट सैलरी आपकी दी जाएगी आफ्टर अलाउंस। आप जरूर मैच कीजिए अपने फॉर्म 16 के साथ कि ये अमाउंट मैच हो रहा है कि नहीं है। फाइन। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डिडक्शंस, उसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड दोनों रिजीम में आपको मिल जाएगा और ये ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही मिलेगा, इसलिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं क्योंकि आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर सिलेक्ट किया था, राइट। नेक्स्ट इज प्रोफेशन टैक्स। अगर आपका प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट होता है, आपके एम्प्लॉय करते हैं, तो उसका अमाउंट यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो फॉर्म 16 है उसमें प्रोफेशन टैक्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 का इसमें 50,000 तो दिया है, साथ में प्रोफेशन टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3) 2500 वो भी है, वो भी मैं वहां पे ITR 1 में भर लेती हूँ 2500। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इज 2,45,097। ठीक है, तो ये सारे इनकम्स है जो आपको सैलरी में चार्ज होंगे। आप फॉर्म 16 से इसको जरूर मैच कर लीजिए और इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आपकी वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल्स में से आप देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी देख रही है 2,45,097। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ एडिट करना है तो फाइन। नेक्स्ट है आपका हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटेल करनी है, ऐड पे क्लिक कीजिए। जैसे कि आपको पता है ITR 1 में आपके पास सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी होगी तो ही आप ITR 1 भर पाओगे। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपको डिटेल देनी है तो आप ITR 1 सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डिम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपने खुद उसमें रहते हो, आपका घर है, आप खुद उसमें रहते हो। दूसरा है लेट आउट, आपका घर है लेकिन आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है। और थर्ड है डिम लेट आउट, अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो उसको डिम लेट आउट माना जाता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि आपने वो रेंट पे दे दिया है और आप उस पर रेंट इनकम अर्न कर रहे हो, भले ही आपने वो रेंट पे नहीं दिया है, लेकिन डिम्ड मतलब कि ऐसा माना जाता है कि आपने वो, और उस पे भी आपकी रेंट इनकम काउंट होती है। लेकिन ITR 1 में वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं सबमिट कर सकते। सिलेक्ट करने समझो मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पे अगर आपने ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लोन ली हुई है तो आपको लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है उसमें से मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको समझो मैंने 2 लाख का डिडक्शन ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी जो ली थी उस पर 2 लाख अप टू मैक्सिमम 2 लाख। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा क्लेम भी कर लेती हूँ, समझो 2,50,000 मैंने क्लेम किया, तो यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज आ जाता है, दिस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आप लॉस बुक कर रहे हैं तो ये अमाउंट नेगेटिव में आपकी इनकम दिखेगी, राइट। चलिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड का एग्जांपल था। नेक्स्ट मैं आपको लेट आउट का एग्जांपल बता देती हूँ। समझो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट है, मतलब अपने रेंट पे दी है। इस केस आपको यहाँ पे आपका कितना रेंट है टोटल पूरे साल का वो लिखना है। 4,50,000 का रेंट रिसीव किया है, फिर आपने उसमें से कुछ टैक्सेस पे किए होंगे लोकल अथॉरिटी को, से फॉर एग्जांपल 10,000, तो वो यहाँ पे ऐड करने हैं।
तो आप देख सकते हैं कि आपकी एनुअल वैल्यू 4,50,000 मतलब जो टैक्सेस पे की थी वो माइनस करने के बाद आपको और 30% का डिडक्शन दिया जाता है। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है आपका प्रॉपर्टी का, ऑटो कैलकुलेट होकर सिस्टम ही यहाँ से माइनस करके दे देता है। और फिर आपने जितना इंटरेस्ट यहाँ पे बोरोड कैपिटल पे किया है, लोन पे जितना इंटरेस्ट पे किया है, उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और इसमें लेट आउट प्रॉपर्टी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उतना आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की लिमिट थी, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में ये लिमिट नहीं है। आप जितना इंटरेस्ट पे किए हैं आप उतना यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि इसका डिडक्शन आपको और ये लॉस आप बुक कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजिम ऑल्सो। बहुत सारे डिडक्शन ऐसे हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड है, जिसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में कौन से डिडक्शंस अलाउड है। उसमें से ये एक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसकी बोरोड कैपिटल पे मतलब लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका आप यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी में ये बुक हो जाएगा। और फिर अरियर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, अगर आपका कुछ पिछले साल का रेंट बाकी था रिसीव करना जो आपने इस साल में रिसीव किया और वो टैक्सेबल है, तो आपको यहाँ पे वो -30% करके लिखना होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद भी मुझे यहाँ पे 42,000 की नेगेटिव इनकम शो हो रही है। मतलब अभी भी मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। इनकम रिसीव की है क्योंकि सामने मैंने इंटरेस्ट पे किया है, इसलिए मेरा लॉस बुक हो रहा है। राइट, चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर लेती हूँ। मैं इसको लेट आउट नहीं रख के सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेती हूँ और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट लिख देती हूँ 2 लाख का। 2 लाख इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, जब और जैसे कि मैंने जितनी आपको इनकम शो की है उसके कंपेयर में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर पाऊँ। एनुअल इनकम ही 3 लाख के आसपास है। राइट, जो मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल शो किया है। तो लेकिन मुझे आपको बताने के लिए ये डिटेल्स फिल करनी है। आपको वार्निंग मैसेज शो होगा। ओके फाइन, ऐड पे क्लिक कर लीजिए। ओके फाइन, तो अब इनकम फ्रॉम सैलरी भी आपने लिख ली है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका नेगेटिव इनकम दिख रहा है। आप यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेड आपका इनकम का है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। नॉर्मली अदर इनकम में यही इंटरेस्ट इनकम की ही डिटेल्स हमें सबमिट करनी होती है। बाकी सारे ऑप्शंस भी है इसमें, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास यही डिटेल होती है सबमिट करने के लिए अदर इनकम में। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। समझो मेरा इंटरेस्ट इनकम है 5,400। इंटरेस्ट इनकम आपको कहाँ से मिलेगा, आप बैंक स्टेटमेंट आपका ले लीजिए। आपको अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट रिसीव होता है तो चारों क्वार्टर का आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए और वो अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिए। जितनी भी बैंक है सबका यहाँ पे ऐड होगा। एक से ज्यादा बैंक है तो सारी बैंक का इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे ऐड करके एक साथ आपको लिखना है। अब दूसरी बात आपको ये लिखना है कि जितनी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हो पूरे साल में सेविंग बैंक पे, उसका 10,000 तक आपको 80TTA में डिडक्शन मिल जाता है। मतलब आप चैप्टर 6 में इसका डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 10,000 अगर आप नॉर्मल पर्सन है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट इनकम पे 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपकी इनकम यहाँ से समझो इंटरेस्ट इनकम 15,400 है तो ऐसे केस में आपको इसमें से 80TTA में, सेक्शन 80TTA में 10,000 का डिडक्शन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80TTA जब हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। समझो यहाँ पे 15,400 की उसकी इंटरेस्ट इनकम है, मैंने लिख दी है। या फिर मुझे अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये सबमिट नहीं करनी है डिटेल तो मैं फिलहाल इसको छोड़ देती हूँ, नो लिख देती हूँ और ये क्वेश्चंस को स्किप करके फिर आगे बढ़ती हूँ। स्क्रॉल करके स्किप क्वेश्चंस कर दीजिए। आई शो यू टू स्किप द क्वेश्चंस, यस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आप आपकी नेचर ऑफ इनकम सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मेरा है 12,500। मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगी। ओके, तो जैसे आपकी सारी इनकम यहाँ पे शो हो रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। और फिर अगर आपको अदर इनकम ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप अदर इनकम ऐड कर सकते हैं। आपकी कौन सी इनकम है, मतलब जो अदर सोर्सेज है। अगर फैमिली पेंशन रिसीव होता है, डिविडेंड इनकम भी आपको अगर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड से जो भी होगा तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट है और उसके अलावा भी कोई इनकम होगी तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रीड कर लीजिए, आपको जो भी एप्लीकेबल है आप इसमें डिटेल्स फिल कर दीजिए और आगे यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए। आपका डेटा सेव हो जाएगा और आपको अदर सोर्सेज में दिख जाएगा। सो इसी तरह से आपके पास सारे सोर्सेज आ गए हैं। अभी सैलरी इनकम, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स इनकम और आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम
57,597 आ रही है, टैक्सेबल नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एग्जेम्प्ट इनकम भी शो करनी है। एग्जेम्प्ट इनकम शो करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते सोच के कि इस पे तो वैसे भी टैक्स लगने वाला नहीं है, डिटेल्स क्यों भरनी, राइट? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर समझो आपने कोई आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई, क्योंकि ऐसा केस हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है और उन्होंने डिटेल्स नहीं भरी थी, तो इनकम टैक्स से उनकी नोटिस आ गई और उनको पेनल्टी भी भरनी पड़ी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको एग्जेम्प्ट इनकम भी शो करनी है। तो अगर आपके पास कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम होगी आप शो कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जेम्प्ट इनकम का लिस्ट है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, अप टू 5,000 के लिए आप आईटीआर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 नहीं भरेंगे, ठीक है? दूसरा आईटीआर जो उसके लिए एप्लीकेबल होगा वो फाइल करना है आपको। बाकी सारी इनकम भी यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड की कोई भी रिसीव की है तो अगर वो एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे आपको वो डिटेल डालनी है। और ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से एग्जाम्प्ट इनकम की एग्जाम्पल है, इसमें से आपको जो एप्लीकेबल है आप भरेंगे और बाकी आप छोड़ देंगे। तो समझो एग्रीकल्चर इनकम मेरे पास है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ 2,000, ठीक है? और इसको मैं सेव कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। तो अब आपके पास जितने भी सोर्सेस है वो सारे ऐड हो चुके हैं एग्जेम्प्ट इनकम के साथ में। आप इसको अभी कंफर्म करेंगे। आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और फिर एडिट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे फिलहाल तो कुछ नहीं करनी। और भी अगर एग्जेम्प्ट इनकम आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। चलिए कंफर्म कर देते हैं इस डिटेल्स को। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस इनकम कंफर्म हो चुका है, ग्रीन मार्क में आपको शो हो रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम सब वेट करते हैं, वो है डिडक्शंस। हम जो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं अपने इनकम में से वो हमें इस टैब में दिखानी है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये डिडक्शंस भी आप ले सकते हैं इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्म, राइट? आपके पास कितना डिडक्शंस अवेलेबल है। चलिए हम अभी इसमें से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही लेके देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है? आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड? तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं तो नो कर लीजिए। अगर आप इसको यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक अलग से दूसरा शेड्यूल भरना पड़ेगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप 18GDC का कंट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी वो क्लेम करना चाहते हैं तो इसको यस सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसके लिए भी आपको एक नया शेड्यूल भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मत दीजिए। बहुत चर्चा में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका डिडक्शन कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, तो आपको जो भी इसमें से एप्लीकेबल होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, जैसे कि वो रेंट का मैंने बताया। अगर आपने HRA क्लेम किया है तो आप 80GG क्लेम नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सबके पास डिडक्शन तो होता ही है, वो 80C का डिडक्शन। एज पर सेक्शन 80C अगर आपके पास कोई भी डिडक्शन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास है तो मैं यस कर दूंगी और उसमें मेरे जितने भी 80C की डिडक्शन है उन सब की टोटल मैं यहाँ पे लिख दूंगी। जैसे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम आप पे करते हैं, अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, अगर आपका KVP है, आप सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट करते हैं, या फिर आपने जो हाउसिंग लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, बच्चों की ट्यूशन फीस आप पे करते हैं स्कूल में, वो सबका डिडक्शन। या बहुत लंबी लिस्ट है 80C की, जिसकी भी मैं आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। वहां से भी आपको डिडक्शन की डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसमें से जितने भी डिडक्शन 80C में एप्लीकेबल है उन सबका टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको इसमें मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 की, तो 1,50,000 का मैक्सिमम आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा आपका है यहाँ पे 2 लाख तो ले लेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन होगा, जब सिस्टम कैलकुलेट करेगी तब मेरी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 ही वो एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी डिडक्शन है मुझे टोटल लिख देना है सिंपली, ठीक है? लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 80C में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक का मिल सकता है, ठीक है? फाइन। आर यू एलिजिबल टू क्लेम 80CCD2 कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर? अगर नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने किया है कोई डिडक्शन तो यहाँ पे आप येस और नो सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। आपको फॉर्म 16 से इसकी डिटेल मिल जाती है नॉर्मली, ओके? फिर ये सारे डिडक्शन फॉर्म 16 में भी अवेलेबल होते हैं अगर अपने एम्प्लॉयर को सबमिट की है तो, ठीक है? फिर ये सारे 80D का है मेडिक्लेम। चलिए मेडिक्लेम के लिए मैं यस कर देती हूँ। मेडिक्लेम के लिए आपको एक अलग से शेड्यूल भरना होगा, चलेगा, हम वो मेडिक्लेम का शेड्यूल भी भर लेंगे। एज पर द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। हायर एजुकेशन के लिए आपने कुछ लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे यस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80TTA जैसे मैंने बताया था कि आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है उसका अप टू 10,000 आपको 80TTA में डिडक्शन मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए आपको अलग से शेड्यूल भरना पड़ेगा, ओके? आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? इसके अलावा कोई डिडक्शन है तो आप ये सिलेक्ट करके भर सकते हैं। इनमें से कोई डिडक्शन आपको एप्लीकेबल है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑटो टिक होके आ रहा है, इसको हम मिटा सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें से अगर कोई एप्लीकेबल नहीं है तो। A2 है इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये सारे आप रीड कर लीजिए। इसमें से जो भी आपको पेंशन स्कीम है, NPS मतलब वो नेशनल पेंशन स्कीम की जो बात होती है वो 80CCD1 80CCD1B अगर आपको एप्लीकेबल है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या इसको स्किप करके आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिया है, उसको रहने देते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे आपकी डिडक्शंस भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर मुझे 80D का मैंने यस किया हुआ था मेडिक्लेम का, तो वो मुझे भरना है। चलिए हम ये एक टैब भर के देख लेते हैं कैसे होता है। 80D की डिडक्शंस जो मेडिक्लेम के है उसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen। पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपके और फैमिली मेंबर मतलब आपके स्पाउस या बच्चों की बात हो रही है, राइट। तो उनमें से क्या कोई सीनियर सिटीजन है? अगर नहीं है तो आप नो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इसका कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते, मतलब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी वाइफ के लिए कोई मेडिक्लेम ही आप पे नहीं करते हैं, या फिर करते हैं लेकिन आपको डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, तो आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन फिलहाल तो कोई सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए मैं इसको नो सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ओके, अब आपको इसमें डिटेल देनी है आपकी कितनी हेल्थ इंश्योरेंस आपने पे की है और कितना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के आपने पे किया है। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप पे करते हैं उसका आपको मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन 80D में मिल जाता है। समझे आपने 30,000 भी पे किया होगा लेकिन आपको सिर्फ 25,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ऊपर 25,000 ऑटो पॉपुलेट होके आ चुका है। ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप समझो मैंने 10,000 का किया था, 1000 अलाउ ही नहीं करेगा लिखने के लिए वहां पे, क्योंकि मैं मैक्सिमम 5,000 का ही ले सकती हूँ। ठीक है, तो 5,000 मुझे अलाउड होगा। मैं 6,000 भी यहाँ पे नहीं ले सकती, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं 6 टाइप करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे लिख रहा है कि हेल्थ चेकअप मैक्सिमम में 5,000 ही क्लेम कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आई कैन नॉट क्लेम मोर देन 5,000। फिर है अपना सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन। अगर आपका सेल्फ या फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने नो सिलेक्ट किया हुआ, डिटेल आपको भरने यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं whether any one of your parent is a senior citizen। अगर आपका कोई भी एक पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है तो आपको वो सिलेक्ट करना है येस और नो। सीनियर सिटीजन सिलेक्ट कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए अगर जो भी आप सीनियर सिटीजन अगर है तो उनके लिए जितना इंश्योरेंस आप पे करते हैं उसका मैक्सिमम आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 75,000 का मेडिक्लेम पे किया है उनके लिए, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 50,000 का मिलेगा। आप देख सकते हैं वो 50,000 वहां पे ऑटो पॉपुलेट होके आ चुका है। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अगर आपने आपके लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था उसका 5,000 का डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, तो पेरेंट्स के लिए अलग से आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कि इन टोटल आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक का क्लेम कर सकते हैं इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर ऑलरेडी 5,000 का क्लेम कर लिया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने खुद के लिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था उसमें 5,000 का क्लेम कर लिया है, तो अब यहाँ पे आप बिल्कुल क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर वहां पे आपने 2,000 का क्लेम किया तो यहाँ पे मैक्सिमम 3,000 का आप क्लेम कर सकते हो, राइट। तो इन टोटल आपका इतना क्लेम होना चाहिए। हम यहाँ पे अमाउंट 0 डाल देते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर कुछ होगा तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी डिडक्शंस आप वेरीफाई कर सकते हैं 80C 80D, और अगर कुछ डिडक्शंस आपको और भी क्लेम करनी है तो आप यहाँ पे ये टेबल्स भर सकते हैं, ये शेड्यूल भर सकते हैं, जैसे कि 80TTA। ठीक है, 80TTA में मुझे अपनी इंटरेस्ट इनकम जो थी उसमें से डिडक्शन क्लेम करना है, तो आप लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम में 10,000 कर सकती हूँ। मेरी इनकम मोर देन 10,000 थी इंटरेस्ट इनकम, तो मैं यहाँ पे 10,000 का क्लेम कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी डिडक्शंस वेरीफाई करनी है आपको, और जितनी डिडक्शंस है उसके अलावा भी कोई ऐड करनी बाकी है तो आप ऐड कर सकते हैं, और फिर आप चेक करके यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। तो अब आप यहाँ पे रिटर्न समरी में देख सकते हैं आपकी ये 3 टैब्स कंफर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट टैब है आपकी टैक्सेस पेड की, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। सो टैक्सेस पेड में आपके पास सारी ये डिटेल्स रहेगी आपके टैक्सेस रिलेटेड। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई भी किया गया है कि व्यू योर फॉर्म 26A, मतलब आप यहाँ से भी आपका 26A डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं किया है तो, लेकिन हमने तो ऑलरेडी कर लिया है। हम 26A से AIS से सारे टैक्सेस जो हमारे पेड है, TDS हुए हैं, TCS हुए हैं, वो यहाँ से चेक करेंगे। ओके, सो डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नॉर्मली इसमें सारी डेटा प्रीफिल्ड होगी, ऑटो पॉपुलेट आपको होगी। अगर नहीं हो रही है ऑटो पॉपुलेट तो अपने आप भी इसमें डेटा डाल सकते हैं, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि इनकरेक्ट है तो उसको एडिट करके करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके पास टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, तो आप यहाँ से शो डिटेल कर सकते हैं। इसमें इसकी कोई डिटेल्स अब तक यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, लेकिन अगर मुझे इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ डू यू वांट टू ऐड मोर डिडक्टिव्स। सो अगर आपको ऐड करना है डिडक्टिव्स तो आप यहाँ पे डिडक्टिव ऐड कर सकते हैं।
उसको क्लिक कर लीजिए और आपको फिर यहाँ पे उसका 10 ऑफ द डिडक्टर और उसमें सैलरी में कितनी इनकम आपकी चार्जेबल टू टैक्स है वो आपकी फॉर्म 16 से मिल जाती है। अगर आपका टीडीएस हुआ है तो आपको फॉर्म 16 जरूर मिलेगा, उसमें से आप ये सारी डिटेल्स जरूर लिखिएगा। ओके, और फिर उसमें से टोटल टैक्स डिडक्टेड लिखना है और फिर उसको ऐड कर दीजिए। और अगर आपको फिर और डिडक्टर्स ऐड करने हैं, मतलब आपके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपने सैलरी रिसीव की है, तो वो सारे एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स आपको 1 by 1 डालनी है। एक साथ नहीं डाल सकते क्योंकि सबका अलग अलग टैन होगी, आपको अलग अलग टैन नंबर डाल के अलग टीडीएस शो करना होगा। ओके, वैसे तो नॉर्मली ये प्रीफिल होगा, नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी। अगर अदर देन सैलरी कुछ टीडीएस हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे करनी है। शो डिटेल्स कर दीजिए। अगर कोई डिटेल शो नहीं हो रही है, आपको ऐड करनी है, तो ऐड पे क्लिक करके जैसे आपने टीडीएस फ्रॉम सैलरी की डिटेल डाली है वैसे ही आपको यहाँ पे टीडीएस फ्रॉम अदर इनकम की डिटेल डालनी है। जैसे कि कभी कभी आपका टीडीएस हुआ रहेगा बैंक इंटरेस्ट पे, एफडी इंटरेस्ट पे, या किसी और इनकम से। अगर आपका कुछ बिजनेस प्रोफेशन आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, वहां पे कुछ टीडीएस हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स टीडीएस की आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे 16C, फॉर्म 16C आपको एप्लीकेबल नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर आपके पास टीसीएस एज पर फॉर्म 27D, तो आपके टीसीएस की डिटेल्स भी यहाँ पे इसमें शो होगी, या तो फिर नहीं है तो आपको 26AS में से उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए वो शो हो रही है कि नहीं हो रही है। टीसीएस के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं ओपन करके। टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ द कलेक्टर लिखना है, फिर उसका नाम, फिर ग्रॉस पेमेंट विद सब्जेक्ट टू कलेक्शन, ईयर ऑफ टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्टेड, और फिर टीसीएस क्लेम्ड इन दिस ईयर। आप इस साल में कितना टीसीएस क्लेम कर रहे हैं वो भी आपको लिखे ऐड कर देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैंने कैंसिल पे क्लिक किया है, लेकिन आप डिटेल डालेंगे अगर तो उसको ऐड करना है। अगर आप कुछ भी डिटेल इसमें भर रहे हैं तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, इसमें आपको अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, अगर आपका 10,000 से ज्यादा टैक्स आता है पूरे साल में, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है बिफोर 15th मार्च ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने पे किया होगा बिफोर 15th मार्च तो उस एडवांस टैक्स की डिटेल्स इसमें आपको करनी है। और अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे किया है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, BSR कोड, सीरियल नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट, और फिर यहाँ पे अमाउंट आपको लिख देना है कितना टैक्स पे किया है। और अगर आपने एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में अलग अलग पे किया होगा तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स में सबमिट करनी है। अगर एक साथ 15 मार्च से पहले पे किया है तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 15 मार्च मतलब 31 मार्च के बाद भी अगर आपने अपने आप से असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है तो वो असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स भी यहाँ पे आएगी। या फिर आपने ये रिटर्न भरते वक्त आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आपने अगर यहाँ से पे की है तो उस चालान की डिटेल भी आपको यहाँ पे आके सबमिट करनी होगी, यहाँ पे भरनी होगी। यहाँ पे आपके टैक्सेस जितने पे हुए हैं, आपने पे की है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होती है। और फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके कितने टोटल टैक्सेस है इंक्लूडिंग टीडीएस, टीसीएस, और आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या आपका एडवांस टैक्स पे किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगी। फिर आपको इसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके अब 4 टैब्स कंफर्म दिख रहे हैं ग्रीन में, राइट। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शंस एंड टैक्सेस पेड। अब उसके बाद है टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटो कैलकुलेट होगा। आपका कंप्यूटेशन यहाँ पे आपको दिखेगा और उस कंप्यूटेशन को आपने कंफर्म करना है। अगर कुछ आपको करेक्शन करने की जरूरत लग रही है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होगी। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे इतनी है, उसमें से डिडक्शंस आपको माइनस करके हुए दिख रहे हैं। फिर आपका कंप्यूटेशन इनकम है, उसमें आपको कैलकुलेशन दिखा रहा है जिसमें आपका कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पे जो शो हो रही है 57,597, उसमें से सारे डिडक्शंस माइनस हो गए हैं, इसलिए आपकी इनकम अब 0 दिखा रही है। और वो टोटल इनकम, और यहाँ पे टोटल इनकम अबाउट 2,50,000 होगी तो उस पर जरूर टैक्स कैलकुलेट होगा। और आप देख सकते हैं कि उसका कितना टैक्स होगा, यहाँ पे वर्किंग उसका पूरा दिखेगा आपको। अगर उसमें कुछ रिबेट है तो वो यहाँ पे अंडर 87A आपको दिख जाएगा। जैसे रिबेट, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट किया हुआ है, 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको रिबेट मिल जाता है, मतलब अप टू 12,500 का। और अगर न्यू टैक्स रिजिम है अप टू 7 लाख की इनकम पर आपको रिबेट मिल जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई रिबेट है तो यहाँ पे आपको शो करेगा और फिर आपको टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट यहाँ पे शो हो जाएगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस भी एडेड होगा और टोटल टैक्सेस एंड सेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, कुछ का कोई रिलीफ एप्लीकेबल है आपको तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा यहाँ पे 10E और फिर वो यहाँ पे क्लेम करना होगा आपका रिलीफ।
ओके, उसके बाद आपका जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो यहाँ पे होगा। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह एप्लीकेबल आपको होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली लास्ट में आपकी डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न 5000 या 1000 जो भी आपको एप्लीकेबल है वो हो सकती है अगर आप लेट फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न के लिए होती है। तो अब फाइनली आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट एंड फी की अमाउंट दिख जाएगी, जो फिलहाल यहाँ पे 0 दिख रही है, और टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पे शो होगा। और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये अमाउंट 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो यहाँ पे आपको पेमेंट की लिंक भी दी जाएगी, जहां से आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जब से हमने टैक्सेस पेड वाले टैब में जहाँ पे मैंने दिखाया था कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल भरनी है, वहां पे उस चालान की डिटेल भर देनी है। फिर वापस यहाँ पे आके चेक करना है कि ये अमाउंट 0 दिख रहा है कि नहीं। ये अमाउंट अगर टैक्स लायबिलिटी है तो 0 हो जानी चाहिए, आपने पे करनी है और उसके बाद ही आपको रिटर्न को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिए। अगर रिफंड होगा तो यहाँ पे रिफंड शो होगा, रिफंड शो हो रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिफंड नहीं और आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये 0 आ जाए, आपको यहाँ पे कोई अमाउंट दिखनी नहीं चाहिए बाद में। ओके, फिर इसको कंफर्म कर दीजिए। ओके, तो अब सारे टैब्स आप देख सकते हैं कि कंफर्म दिख रहे हैं, सब पे ग्रीन मार्क का कंफर्म लिखा हुआ है, मतलब आपने सारी रिटर्न भर दी है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है कि इसका जेसन फॉर्म डाउनलोड कर ले और बाद में ऑफलाइन जाके अपलोड कर दे इसको, या फिर आप इसको प्रोसीड करके यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इसको प्रोसीड करेंगे और फिर आपको यहाँ पे देखिए आपका रिटर्न वैलिडेट हो गया है, इसलिए ग्रीन मार्क दिख रहा है। अब आपको कंफर्म योर रिटर्न समरी करना है और उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट करना है। ये तो 3 स्टेप्स है आपके जो आपको फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0, ये भी 0 आ जाना चाहिए। अगर कोई लायबिलिटी थी तो आपने पेमेंट कर दी है, इसका मतलब ये है आपने इसकी पेमेंट कर दी है और सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस पेड में उसकी डिटेल्स भर दी है, तभी जाके आपको ये 0 दिख रहा है। अगर रिफंड होगा तो यहाँ पे रिफंड का अमाउंट शो करेगा। ओके, अब इसका आप प्रिंट ले सकते हैं कंप्यूटेशन का, या आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप जो भी करना चाहें, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप यहाँ से कर लीजिए। सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आपकी इनकम हो रही है। सैलरी में आपकी इतनी इनकम थी, उसमें से आपने हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शंस ले ली है और उसमें से अदर सोर्स में इतनी इनकम थी, एंड सो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। और उसके बाद नीचे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल, उसमें से कितना टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट आ रहा है और आपने कितने टैक्सेस पे किए हैं, और फाइनली अमाउंट पेएबल 0। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपको ये अमाउंट पेएबल 0 आना चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटेशन आपको दिखेगी और फिर आपको इस पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करनी है। आपने कंफर्म योर रिटर्न समरी कर लिया है, अब आपको रिटर्न प्रीव्यू करना है और उसके बाद उसको वेरीफाई करके सबमिट करना है। बॉक्स को क्लिक कर लीजिए कि आपकी डिटेल्स इसमें है, आपका नाम, सन, डॉटर ऑफ, और फिर रिटर्न इन कैपेसिटी सेल्फ और आपका पैन, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर कोई टीआरपी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर आपका रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालता है। ओके, तो अब आप प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लीजिए और फिर आपके सामने ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर ITR 1 सहज, और ये है असेसमेंट डे 24-25 के लिए। आपकी सारी डिटेल्स आप इसमें से वेरीफाई कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि सारी डिटेल्स यहाँ पे जो शो की है वो करेक्ट है। ओके, इस तरह से आपको पूरा फॉर्म यहाँ से शो होगा और आपको ये चेक करके बाद में यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। ओके, और प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद आपको वहां से सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे सबमिट करना है और फिर आपको याद रखना है कि आपका रिटर्न आपको ई वेरीफाई जरूर करना है। ई वेरिफिकेशन आप आधार OTP से कर सकते हैं। आधार OTP के लिए आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए और आपके आधार में जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप OTP से, आधार OTP से इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको ई वेरीफाई नहीं कर सकते किसी रीजन से तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि आपको विद इन 30 डेज ये एक्नॉलेजमेंट, इसका जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा वो एक्नॉलेजमेंट आपको पोस्ट करना है। वहां पे एक्नॉलेजमेंट में ही उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसी एड्रेस पे आपको उसको पोस्ट कर देना है साइन करने के बाद। लेकिन याद रखिए विद इन 30 डेज, उससे डिले नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप रिटर्न सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न ई वेरीफाई कर ले या तो एक्नॉलेजमेंट को मैन्युअली पोस्ट कर दे। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पैन और आधार आपका लिंक रखना है। अगर नहीं है तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार लिंक्ड है कि नहीं, आपका पैन ऑपरेटिव है कि नहीं, क्योंकि पैन अगर ऑपरेटिव नहीं होगा तो आपको रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर रिफंड है तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो आपको क्या करना है और किस तरह से उसको ऑपरेटिव करना है, उसकी एक वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जरूर उसे चेक कीजिए और आपके पैन को ऑपरेटिव कर दीजिए अगर वो इनऑपरेटिव है। सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका पैन ऑपरेटिव है कि नहीं है, राइट।
इस तरह से आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो से मैं इतना आपको कंफर्म बोल सकती हूँ कि आप अपना ITR 1 अपने आप भर सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है, आपकी कुछ नॉलेज इंक्रीज हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे अपने आप अपना ITR 1 फाइल कर दे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।